हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, स्टडी IQ IAS हिंदी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हिंदी दिवस है। हम सब लोग हिंदी की उपयोगिता को जहाँ तहाँ से निस्संदेह समझ रहे होंगे और आज इस वीडियो की उपयोगिता भी यही है कि हम जानें कि हिंदी दिवस क्या है, इसकी उपयोगिता क्या है। इसके बहुत सारे आयाम, इस पर हम विस्तृत चर्चा करेंगे। आप सब लोगों को मालूम है कि भारत में खास तौर से उत्तर भारत और उसके कई सारे राज्यों में ये प्रमुखता से बोली जाने वाली भाषा है, परंतु फिर भी आज पूरे भारत में हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। आखिर क्यों मनाया जा रहा है, इस पर तो चर्चा होगी ही। बाकी विभिन्न आयामों पर हम इस पर चर्चा करेंगे और चर्चा करने के लिए हमारे साथ दिलीप सर मौजूद हैं। हम और दिलीप सर आपस में मिल करके इस आज के हिंदी दिवस पर कुछ विशिष्ट आयामों पर आपस में बातचीत करेंगे। दिलीप सर, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने कहा कि निज भाषा उन्नति है सब उन्नति के मूल। यहीं से अगर हम इस चर्चा की शुरुआत करें तो क्या हम ये मान सकते हैं कि जब हम निज भाषा की बात करते हैं तो क्या निज भाषा में आज हम भारत की भाषा के तौर पर हिंदी को माने? ये एक विचित्र प्रश्न ज़रूर होगा, लेकिन मैं इस पे आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपका इस पर क्या विचार है। एक चीज़ इसमें और कह देता हूँ, क्योंकि इस तरीके का एक डिबेट बहुत पहले हुआ जब भारत का संविधान बन रहा था। बिल्कुल, तो हम अपनी चर्चा की शुरुआत वहीं से कर रहे हैं। बिल्कुल वीरद, आप निश्चित तौर पर जो संकेत करना चाह रहे हैं वो यही है कि जो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने कहा कि निज भाषा का मतलब भाषा ऐसी जो कि निज हो। निज मतलब अपना, निजी। और जब व्यक्ति अपनी भाषा में जो अभिव्यक्ति करता है वह बहुत ही आसान तरीके से जब करता है तो उसका जो संचार है वो बेहतर हो पाता है और उसका संप्रेषण भी बेहतर हो पाता है। तो इसी सेंस में उन्होंने, इसी संदर्भ में उन्होंने ये बातें कही हैं। और जहाँ तक बात आती है कि भाई जब हम हिंदी के कॉन्टेक्स्ट में, हिंदी के संदर्भ में यदि हम देखें तो हिंदी भाषा को किस नज़रिए से समझने की ज़रूरत है। देखिए, मैं यहाँ पर ये बहुत ही स्पष्टता के साथ कहना चाहूँगा कि कोई भी व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में रहता है, किसी भी परिवेश में वह अपना जीवन जीता है, तो उस परिवेश में, उस सांस्कृतिक या सामाजिक माहौल में जो उसको एक भाषाई वातावरण मिलता है, उसके हिसाब से, उसके अनुकूल वह भाषा को सीखता है और उसके हिसाब से दिन वह अपनी भाषा शैली को, भाषा में जो उसके शब्द भंडार हैं उसको और विकसित करता है। तो मैं तो यही कहूँगा कि जब हम निज भाषा की बात करते हैं तो भारत की जब हम बात करें, भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर एक नहीं अनेक भाषाएं हैं और इन अनेक भाषाओं वाले देश में हिंदी की एक अपनी महत्ता है, हिंदी का एक अपना स्थान है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ कई सारी ऐसी भाषाएं हैं जो अपने आप में अपने महत्व को बनाई हुई हैं, चाहे वो तमिल है, तेलुगु है, मलयालम है, गुजराती है, बांग्ला भाषा है, कोई भी ऐसी भाषा है जो कि भारत के किसी भी क्षेत्र में बोली जाती है। तो निश्चित तौर पर ये जो आपने बात कही कि निज भाषा का एक अपना जो कलेवर है, निज भाषा की अपनी जो पहचान है, उसकी जो अपनी मिठास होती है, उसे अनुभव करना उसी व्यक्ति के लिए एक दायित्व हो जाता है जो इस भाषा में अपने आप को सहज महसूस करता है। इसमें सर एक मैं छोटी सी चीज़ और जोड़ना चाहूँगा। एग्जैक्टली मेरा मंतव्य भी यही था कि मैं आपके माध्यम से ये सब चीज़ें रख सकूं कि निज का अर्थ यहाँ पर आज हिंदी दिवस में कोई हिंदी को ना निकाल ले। बिल्कुल, कि निज भाषा का मतलब हो गया कि हम हिंदी ही हमारी निज भाषा होनी चाहिए, हमारे देश की भाषा होनी चाहिए। विशेषतः सर देखा जाए तो भारत में जब हम भारत के राष्ट्रवाद पर थोड़ी सी जब चर्चा करते हैं, इसको हम राष्ट्रवाद की तरफ थोड़ा सा ले जाएं, तो भारत की राष्ट्रवाद की विशेष पहचान भी क्या है? यही है कि हम किसी एक चीज़ को तवज्जो नहीं देते। मतलब इसका दूसरा आयाम यह है कि हम सभी चीज़ों को तवज्जो देते हैं। मतलब जब हम भाषा की बात करें, आज हम भाषा की बात कर रहे हैं, हिंदी दिवस है, हम चाहे धर्म की बात कर लें, हम उसमें भी निरपेक्ष हैं। उसी तरीके से हम भाषा में भी निरपेक्ष हैं, अपने विचारों में भी निरपेक्ष हैं, हम सभी प्रकार के विचारों को अपनाते हैं। तो वहाँ पर भी ये निज भाषा बहुत अच्छी तरीके से फिट बैठता है।
और शायद इस तरीके की चर्चा तब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भी हुई जब ये रखा गया कि यार भारत में ज़्यादातर लोग हिंदी बोलते हैं, तो क्यों ना हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित कर लिया जाए। परंतु वर्तमान समय में हिंदी एक राष्ट्रभाषा नहीं है, हिंदी एक राजभाषा है। बिल्कुल। तो हिंदी राजभाषा का भी अपना, अब आज के डेट में हम 14 सितंबर को हम ये सब चीज़ें मना रहे हैं, हिंदी दिवस मना रहे हैं, उसमें इस डिबेट का काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान है। तो सर इस पर भी थोड़ा सा प्रकाश जरूर डाल दीजिए। हाँ बिल्कुल। ये कैसे आया ये दिवस। यहाँ पर मैं जो व्यूवर्स हैं उनको एक बात और संकेतित कर देना चाहूँगा कि हम लोग आपस में जो बातचीत कर रहे हैं इसमें बीच बीच में कुछ ऐसे शब्द भी हम लोग बोल रहे हैं जो कि अंग्रेजी के हैं। हाँ, है ना। लेकिन इसका मतलब व्यूवर्स यह ना समझें, जो भी दर्शक हैं, जैसे मैंने अभी व्यूवर का जी, तो ये एकदम नहीं होना चाहिए कि हम हिंदी को इस तरीके से पेश करें कि हम उसका मजाक बनाता हुआ देखें जी। कहने का अर्थ ये हुआ कि हिंदी को आप इस रूप में अपनाइए, इस रूप में उसे महत्व दीजिए कि हाँ इसका एक अपना स्थान है, इसको हम न भूलें, इसकी पहचान को हम न भूलें। बिल्कुल। इसका अर्थ यह कदापि नहीं होना चाहिए कि हम बिल्कुल शुद्ध हिंदी में हर बात को कहें और तनिक भी हम अंग्रेजी से संबंधित किसी भी शब्द या फिर फारसी या उर्दू से संबंधित किसी भी शब्द का इस्तेमाल न करें। तो एक जो आम बोलचाल की भाषा होती है, जो सामान्य बोलचाल की भाषा होती है, जो कि सहज है ना, उसमें हम लोग एक दूसरे से वार्तालाप करते हैं, बातचीत करते हैं, तो ये होना चाहिए। तो इसलिए मैंने दर्शकों से ये कहा भी कि हाँ ना, तो बच्चे या जो भी दर्शक हैं वो ये न समझें कि हिंदी दिवस के अवसर पर जब बातचीत की जा रही है तो केवल शुद्ध हिंदी में ही बातचीत क्यों नहीं की जा रही है, कुछ एक आध शब्द इंग्लिश में क्यों बोल रहे हैं सर, ऐसा नहीं होना सही बात। ऐसा इसलिए नहीं होना चाहिए कि इससे एक तरीके से आप हिंदी को महत्व नहीं दे रहे हैं, बल्कि आप उसको और अधिक डिमोरलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको आप एक तरीके से और साइड लाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। जी हाँ, जी हाँ। जाहिर सी बात है, यदि हम इसको एक थोड़े छोटे से उदाहरण के माध्यम से समझें कि आप महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, हम सभी महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, तो महिला सशक्तिकरण का अर्थ यह नहीं होना चाहिए कि उसे एकदम अलग थलग रख करके उसे एकदम उसके साथ बातचीत न करते हुए या फिर उसे केवल एक अलग सीट दे करके ही हम ये समझें कि हमने महिला सशक्तिकरण कर लिया। महिला सशक्तिकरण का अर्थ तो तब होगा जबकि पता भी ना चले और महिला सशक्त हो जाए। जी हाँ, जी हाँ। यानी कि ये स्वतः हो जाना चाहिए और इसमें थोपा हुआ न लगना चाहिए। तो हम हिंदी का इस्तेमाल, हिंदी का प्रयोग थोपे हुए तौर पर न करें, ये ज़्यादा जरूरी है। बिल्कुल सही बात। तो जैसा कि विरद अभी आपने पूछा, फिर से हम लोग उसी बिंदु पर आ जाते हैं जो आपने पूछा कि संविधान सभा में किस प्रकार से हिंदी को लेकर के बातचीत हुई और इसमें क्या अंततः निर्णय लिया गया। संविधान सभा में विरद हिंदी को लेकर के जो भी वाद विवाद हुआ, राष्ट्रभाषा के तौर पर इसे माना जाए न माना जाए, हिंदी को किस सीमा तक जो देश के अन्य हिस्से की जनता है वो अपनाने को व्याकुल है या फिर अपनाने से मना कर रही है, तो ये एक जो संघर्ष है, ये जो द्वंद्व है, ये चल रहा था, लंबे समय से चल रहा था। आज़ादी की लड़ाई के दौरान भी कई बार ऐसी स्थितियां देखी जा रही थी। खुद महात्मा गांधी ने हिंदी को लेकर के अपनी जो अभिव्यक्ति दी उसमें उन्होंने हिंदी को कहा कि यह एक जनमानस की भाषा है। और बाद के समय में धीरे धीरे स्थितियां थोड़ी परिवर्तित होती गई। जब संविधान सभा में यह विषय उठा तो अंततः संविधान सभा के जो भी सदस्यगण थे, इनके द्वारा ये बात कही गई कि हम लोग हिंदी को एक राजभाषा के तौर पर अपनाएंगे। 14 सितंबर 1949 को यह निर्णय लिया गया और तब फिर 1953 से हिंदी को महत्व देते हुए, हिंदी के प्रचार प्रसार को महत्व देते हुए एक हिंदी दिवस के आयोजन की एक श्रृंखला शुरू कर दी गई। इसी के उपलक्ष्य में हम लोग आज भी हिंदी दिवस का आयोजन 14 सितंबर को करते हैं। यहीं पर एक चीज़ और मैं क्लियर कर दूं विरद कि 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस का आयोजन किया जाता है। जी। 14 सितंबर को भारत के स्तर पर हिंदी दिवस का आयोजन किया जाता है। तो इस तरीके से हिंदी न केवल भारत के परिप्रेक्ष्य में बल्कि ग्लोबल स्तर पर, वैश्विक स्तर पर भी हिंदी को पहचान मिले, हिंदी की अपनी जो अस्मिता है इसका और अधिक प्रस्फुटन हो, तो इसको मद्देनजर रखते हुए भी 10 जनवरी को हर साल हिंदी दिवस का आयोजन भी किया जाता है।
हिंदी देखिए सर, अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि भाषा के तौर पर है। भाषा को लेकर के एक विचार मेरे मन में आया, मैं उसको भी रखना चाहता हूँ। वास्तविक रूप में आज के समय में हम लोग चर्चा कर रहे हैं, आपस में बात कर रहे हैं, बात करना ही भाषा है। भाषा भाष शब्द से, संस्कृत से ओरिजिनेट है, उत्सर्जित है, और भाष का मतलब ही हो गया कि हम अपनी चीज़ों को अभिव्यक्त कर रहे हैं, बोल रहे हैं। आज उसमें एक माध्यम है, हिंदी एक भाषा है। एक समय में जब लिपियां नहीं हुआ करती थीं, जब हम लोग बहुत विशेष सधे हुए तरीके से बोलते नहीं थे, हाँ, जो सामान्य तौर पर जिससे कहा जाता है कि सभ्य भाषा नहीं थी हमारे पास में। भाषा तो तब भी थी, और उस समय वो लोग, जैसे हम लोग आप और मैं मिल करके हिस्ट्री पढ़ाते हैं, इतिहास में प्राचीन इतिहास से लेकर के आधुनिक इतिहास और विश्व के इतिहास को कवर करते हैं अपने, चाहे वो यूट्यूब के प्रोग्राम्स हों या फिर पेड बैचेस के प्रोग्राम हों। तो अक्सर जब हम प्राचीन इतिहास में चलते हैं, मानव को थोड़ा सा उसके उद्भव के बारे में पढ़ाना शुरू करते हैं, तो हमें पता चलता है कि शुरुआत में व्यक्ति लिपिबद्ध तरीके से बोल नहीं रहा है। सही बात। या फिर वो आज की तरह सधा हुआ नहीं बोल रहा है, लेकिन भाषा की अभिव्यक्ति कर रहा है। अभिव्यक्ति के लिए वो गुफाओं का इस्तेमाल कर रहा है, गुफाओं पे विशेष प्रकार की चित्रकारी कर दे रहा है। तो भाषा आती है मन की भावनाएं जो हैं उसकी अभिव्यक्ति के लिए। बिल्कुल सही बात। और फिर वही बात आती है कि हमें कितना सहज होना चाहिए और उस सहजता में कौन सी भाषा अपनानी चाहिए। इसको लेकर के हम किसी भाषा को लेकर के रिजिड हो जाएं, फिर वही घूम फिर करके बात आती है कि हमारी राष्ट्रीयता कहती नहीं। हमारी राष्ट्रीयता यही कहती है कि आपके मन में जो अभिव्यक्ति आ रही है, जो भाव आ रहे हैं, उसकी अभिव्यक्ति जो आप कर रहे हैं, सही बात है, वो जिस भाषा में जितना सहज कर दें। हिंदी दिवस की एक उपयोगिता ये भी होनी चाहिए कि हिंदी थोपी भी ना जाए। हाँ बिल्कुल। मतलब ऐसा भी ना हो कि हिंदी दिवस है तो इसे थोपा जा रहा हो। मैंने कई जगहों पर सर देखा, कई ऐसे सरकारी कार्यालय हैं, गैर सरकारी कार्यालय हैं, जो आज के दिवस के तौर पर कहीं पर पैम्पलेटिंग कर रहे होंगे, कहीं पर कोटेशंस लिखाए जा रहे होंगे, वाक्य शब्द लिखाए जा रहे होंगे, सब कुछ किया जा रहा होगा। लिखते समय भाषा की शुद्धि का ध्यान दिया जा सकता है और देना चाहिए, जिसको हम लिपि कह सकते हैं। लिपि की शुद्धि का ध्यान देना चाहिए, वर्तनी की शुद्धि का ध्यान देना चाहिए। खास तौर से आप लोग यूपीएससी के एस्पिरेंट हैं, तब तो बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। इस विषय पे भी हम सर से भी चर्चा करेंगे। लेकिन मैंने देखा है सर, बहुत जगहों पर सरकारी कार्यालयों में भी ऐसी चीज़ें लिखी रहती हैं और बहुत नॉर्मल तरीके से लिखनी चाहिए जिनको, उसमें भी गलती कर देते हैं। हाँ सही बात। क्या इससे ये नहीं समझ में आता है, क्या इससे ये नहीं दिखता है कि हम लोग कहीं ना कहीं हिंदी दिवस को दिखावा थोड़ा ज्यादा कर रहे हैं, महिमा मंडित करने के लिए बस इसी तरीके से काम चला रहे हैं। अगर करना है तो हृदय से होना चाहिए, बिल्कुल। नहीं करना है तो आवश्यकता क्या है करने की। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। कुछ ऐसी चीजें महसूस होती हैं कभी कभी। दूसरा ये है कि जब हम हिंदी बोल रहे हैं तो हिंदी में हिंदी तो है ही सभी भाषाओं को लेकर के भी कई बार बनती है। जैसे अभी आपने थोड़ी देर पहले संकेत किया, उसमें अरबी भी आ जाती है, फारसी भी आ जाती है, कई जगहों पर अंग्रेजी भाषा का भी हम प्रयोग कर लेते हैं। तो समावेशन है उसमें, हर जगह हर चीज़ का समावेशन है। इस पे सर एक और आयाम पे अगर हम लोग चर्चा करें कि आज के समय में हम जो बोलते हैं ये हम बचपन से कहीं ना कहीं सीखते हैं। सीखने में जितना योगदान हमारे परिवार का, हमारे आसपास के वातावरण का होता है, उतना ही कुछ योगदान विद्यालय का भी होता है, निश्चित तौर पर। क्या इस दिशा में हमें ये सोचना चाहिए कि विद्यालय स्तर पर भी कुछ इसमें विशेष कार्य हो? जैसे हमारे और आपके समय में मैं जानता था कि इंग्लिश मीडियम के स्कूल्स उतने नहीं थे जितने आज हैं। सही बात है। हिंदी माध्यम के कई सारे विद्यालय होते थे और लोग उसमें पढ़ाई भी करते थे, और पढ़ के ऐसा नहीं कि वो अफसर नहीं बनते थे या वो सफलता की सीढ़ियों पर नहीं जाते थे, या वो विश्व का जो मंच है, बड़े बड़े जो मंच हैं, उसको उन्होंने उस पर अपना प्रदर्शन नहीं किया है, अपने देश का, राष्ट्र का प्रदर्शन नहीं किया है। अटल बिहारी वाजपेयी जी का नाम ले लीजिए, संयुक्त राष्ट्र में जाके आप भाषण देते हैं, हिंदी में भाषण देते हैं। तो ऐसा नहीं है, तब था। लेकिन आज की तुलना में स्कूल्स ज़्यादा इंग्लिश की तरफ चलते जा रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि अपने चर्चा को उस दिशा में भी मोड़ लिया जाए कि हिंदी के साथ हम इंग्लिश को अगर देखें, हाँ, तो इसमें स्कूल्स की क्या भूमिका है। बिल्कुल। और हिंदी और इंग्लिश का आपस में कैसा क्या टकराव दिखता है, हाँ, या फिर मित्रवत संबंध है, कैसा दिख रहा है? हाँ, ये बिल्कुल सही आपने कहा विरत कि जब हम विद्यालय स्तर पर बात करते हैं, प्राथमिक तो जो शिक्षा का केंद्र है
वो विद्यालय है। यदि हम परिवार के बात करें, परिवार और अपना घर तो होता ही है, जहाँ पर मातृभाषा में एक सामान्य शिशु बोलना, सीखना, समझना शुरू करता है। जब हम परिवार से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, विद्यालय के स्तर पर आते हैं, तो फिर पहले जिस तरीके से प्राथमिक विद्यालयों के स्तर पर या फिर महाविद्यालय या फिर विश्वविद्यालय के स्तर पर हिंदी को लेकर के, हिंदी के प्रयोग या फिर इससे संबंधित जो पाठ्यक्रम आदि थे, तो उसका एक अच्छा खासा जो भंडार है वो दिखता है, अच्छा खासा जो प्रयोग है वो दिखता है। लेकिन उसी की तुलना में, पहले की तुलना में, पहले मतलब कि आज से मैं बहुत ज़्यादा पीछे नहीं जाऊंगा, आज से मुश्किल से 10 साल, 15 साल, 20 साल पहले की यदि हम लोग बात करें, जब उस समय हम लोग अपने इस फेज में थे, विद्यालय से निकल करके और कॉलेज के समय में जब हम लोग पढ़ाई शुरू किए, और आज की यदि हम स्थिति देखें तो इन्हीं 10 साल 15 सालों में एक बहुत बड़ा अंतर दिखा जा रहा है, स्तर पर और व्यापक स्तर पर जो ये अंतर है, यह दर्शाता है कि कहीं ना कहीं हिंदी को लेकर के एक दोयम दर्जे वाली मानसिकता कहीं ना कहीं दिखने लगती है। हिंदी के साथ एक उपहास की स्थिति भी कई बार दिखने लगती है। तो ये बड़ा ही जब ऐसा दिखता है तो संतोष नहीं होता है, बहुत ही दुख होता है ऐसे में, क्योंकि हिंदी जो हमारा एक माध्यम है, भाषा का, अभिव्यक्ति का, संचार और संप्रेषण का जो एक माध्यम होना चाहिए, जिसको निरंतर एक धारा प्रवाह के तौर पर इस्तेमाल में लाया जाना चाहिए, इसमें जो ये अवरोध हैं वो अवरोध नहीं होने चाहिए थे, क्योंकि विद्यालय के स्तर पर जो शिक्षक हैं, जो शिक्षा प्रबंधन है, और सरकार के स्तर पर विद्यालयों को जो दिशा निर्देश आदि दिए जाते रहे हैं, उसमें इन बातों का हमेशा ख्याल होना चाहिए था, हमेशा ख्याल रखना चाहिए कि हम केवल एक ही दिशा की ओर यदि टिल्ट हो जाएंगे, झुक जाएंगे, तो फिर बाकी चीज़ें बिखर सकती हैं। बिल्कुल। निश्चित तौर पर आज के समय में जब हम अंग्रेजी को देखते हैं, तो अंग्रेजी एक महत्वपूर्ण भाषा के तौर पर उभरा है, इसलिए भी उभरा है क्योंकि आज वह न केवल बातचीत का बल्कि रोजगार का एक बहुत बड़ा माध्यम बन गया है। जी। आज यदि कोई व्यक्ति इंटरव्यू देने जाता है तो इंटरव्यू में सामान्य तौर पर, यदि जो दर्शक हैं, व्यूअर्स हैं, इनको भी ये पता होगा कि सामान्य तौर पर किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में यदि इंटरव्यू के लिए जाते हैं या फिर किसी सरकारी संस्थान में यदि वो इंटरव्यू के लिए जाते हैं, तो सामान्य तौर पर हिंदी की अपेक्षा अंग्रेजी को वरीयता दी जाती है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए था। ऐसा इसलिए नहीं होना चाहिए था क्योंकि आप साक्षात्कार में क्या पूछना चाहते हैं, साक्षात्कार में उस व्यक्ति की विचार शैली के बारे में ही तो, या उस व्यक्ति का क्या मानसिकता है किसी खास परिप्रेक्ष्य में, वही तो आप जांचना चाहते हैं, और उसका उस संस्था से, उसके विकास से क्या योगदान वो दे सकता है, ये सब जानकारी होनी चाहिए। बिल्कुल। तो कहने का मतलब ये हुआ कि विद्यालय के स्तर से लेकर के यदि हम इसमें थोड़ी सावधानी बरतें, सहजता बरतें, जो सामान्य कक्षा 1, 2, 3 के विद्यार्थी हैं, इनको हिंदी में बोलना, हिंदी में लिखना, शुद्ध वर्तनी का उच्चारण। आज विरद मैं आपको बताऊं कि कई बार दुख होता है कि जब हम लोग पेड बैचेस में बच्चों के साथ रूबरू होते हैं, उनकी जो उत्तर पुस्तिकाएं हैं देखते हैं, तो न जाने कितनी अशुद्धियां होती हैं। मतलब तलव्य स, मूर्धन्य स और दंत स कैसे लिखा जाना चाहिए, ये स्पष्टता नहीं है। जी हाँ, जी। और जैसे अभी मैंने बोला ना, तलव्य स, मूर्धन्य स और दंत स, अब ये हो सकता है कि कई सारे ऐसे विद्यार्थी हैं वो शलजम वाला स, षटकोण वाला स और सपेरा वाला स ये जानते हों जी, लेकिन जो मूल जो उच्चारण है, जिस आधार पर इन अक्षरों का, इन वर्णों का उच्चारण होता है, उसी के आधार पर इनका नामकरण किया गया है, और ये जानना समझना जरूरी है। तो जो भी, जैसे कि हम लोग स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण आदि की बात करते हैं, पर्यायवाची शब्द की बात करते हैं, तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, ये सब जो व्याकरणीय स्वरूप हैं, इनके बारे में बातचीत करते हैं, तो इनकी जानकारी होनी चाहिए। एक आधारभूत जानकारी तो एक सामान्य विद्यार्थी के स्तर पर होनी ही चाहिए। दीर्घ ऊ और हस्व ऊ का इस्तेमाल करना, दीर्घ ई और हस्व ई का इस्तेमाल करना, ये भी बहुत अधिक महत्वपूर्ण है।
अब यहाँ पर जब मैंने आपसे कहा कि दीर्घ ई, ह्रस्व ई, दीर्घ ऊ, ह्रस्व ऊ, अभी क्या होता है कि छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा बड़ा ऊ, ऊ, हाँ। छोटा बड़ा ये है किस ही नहीं। आधार पर मतलब उच्चारण में लाया सही जाता है, बात। ये एक प्रचलन है, प्रचलन उसमें कुछ इसको कहना। छोटा आ कहते हैं, हाँ, इसको बड़ा आ कहते हैं। तो दरअसल ह्रस्व और दीर्घ को सबसे अधिक महत्व दिया जाना चाहिए। उसके हिसाब से ये जो वर्ण है या फिर ये जो मात्राएं हैं, इन मात्राओं का उपयोग किया जाता है। और ये स्कूल में बेसिक से ही शुरू होता है, हाँ, एकदम आधार से बिल्कुल शुरू बिल्कुल। होता और है। ये सब बेसिक है, ऐसा नहीं है कि बहुत ही हायर स्टैंडर्ड में जाकर के और कक्षा 12वीं में जाकर के, स्नातक में जाकर के इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। इसके बारे में मेरा भी एक अनुभव है सर। मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये ऐसा इसलिए हुआ होगा, जिस पे आप ये बोल रहे थे कि छोटा बड़ा हम लोग बोलते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर जरूर होता है। शायद हो सकता है उसका प्रभाव, क्योंकि हमारे यहाँ जैसे अभी एक विषय पे और चर्चा हुई जिसमें ये कहा गया कि हम अंग्रेजी भाषा का प्रयोग ज़्यादा क्यों कर रहे हैं। जब हम तुलना कर रहे हैं हिंदी और अंग्रेजी की, तो हमें पता चल रहा है कि हमें नौकरी पाने के लिए इंग्लिश आनी चाहिए। तो ये नौकरी पाने के लिए इंग्लिश क्यों आनी चाहिए भी एक औपनिवेशिक मानसिकता है। बिल्कुल। अभी हम लोगों ने आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया, जिसमें प्रधानमंत्री जी का ये विचार था कि हम औपनिवेशिक मानसिकता को धीरे धीरे करके कम करेंगे। उदाहरण के तौर पे उन्होंने कर्तव्य पथ नाम रखा, बिल्कुल। और ऐसे बहुत सारे राजपथ का नाम जो है चेंज किया, ऐसे बहुत सारे उन्होंने चीज़ें करी। इंडिया गेट पे जो है सुभाष चंद्र बोस जी की मूर्ति आती है, जो जॉर्ज पंचम की मूर्ति हटा करके। वैसे भाषा के स्तर पर भी यही चीज़ है। मुझे ऐसा लगता है कि ये छोटा ऊ, बड़ा ऊ, छोटी बड़ी, ये कहीं ना कहीं, ऐसा मेरा मानना हो सकता है कि मैं गलत हूँ, इसके कोई तथ्यात्मक प्रमाण मेरे पास है नहीं, लेकिन मैं चर्चा कर रहा हूँ, इसलिए मैं इस बात को यहाँ पर रख रहा हूँ कि शायद वहाँ से आया होगा। दूसरी एक चीज़ है कि हिंदी की यहीं पर एक बहुत अच्छी खूबसूरती भी है। हम यहाँ पर भाषाई स्तर पर अंग्रेजी भाषा को हम डिस्क्रिमिनेट नहीं कर रहे हैं हिंदी से। हाँ। यानी कि क्योंकि इंग्लिश का है इसलिए मैंने डिस्क्रिमिनेट बोल दिया, तो मैं उसके साथ भेदभाव नहीं कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा महसूस होता है हिंदी भाषा ही ऐसी है कि जो समानता प्रदर्शित करती है। आप आ कहते हैं, हम लोग आ ई कह के बड़े हुए हैं, ना कि छोटा बड़ा छोटी बड़ी कह के। और वो ये दिखाता है कि इसमें बड़ा छोटा कुछ नहीं है। सही बात। मतलब भाषा भी अपने आप में प्रदर्शित कर रही है कि भाषा कितनी निरपेक्ष है। हाँ। हिंदी में कोई भी वर्ण, और वर्ण में चाहे आप स्वर कह लें या व्यंजन कह लें, बिल्कुल, ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है, बिल्कुल, सब अपने में एक है। मतलब आ है, बात आपने कही है विरोधी से ये। हाँ। आ है और ई है। सही बात और है। आ है और ई है, उसका इससे कोई लेना देना नहीं है कि हम बड़े हैं और तुम छोटे हो। बिल्कुल बिल्कुल। बट बिल्कुल। कुछ दूसरी भाषाएं जिसमें ऐसा रहता है कि यार ये कैपिटल, और इस चीज़ को हम बड़ी सहजता से घुला मिला लेते हैं अपने बिल्कुल चरित्र में। आज हिंदी दिवस की यही उपयोगिता है कि हम इसको समझें कि ये अलग अलग है, ये एक नहीं है। हिंदी में भाषा को लेकर के ऐसी बहुत सारी चीज़ें सुनने को मिलती। कई जगहों पर हम देखते हैं कि अभी हम लोग स्त्री को लेकर के, महिला को लेकर के सशक्तिकरण की बात कर रहे थे, तो उसमें भी हमने देखा, महिला सशक्तिकरण वाले पार्ट में भी देखा कि भाषा यहाँ भी सम्मान करते हुए नजर आती है। सही बात। ज़्यादातर आप स्त्री सूचक जो शब्द हैं, स्त्री वाचन जो वाले शब्द हैं, उनमें आप देखेंगे कि स्त्री में मात्रा दीर्घ की जाती है ज़्यादा। जैसे स्त्री ही जब मैं बोल रहा हूँ, बिल्कुल, तो स्त्री में जब ई की मात्रा लगेगी तो दीर्घ लगेगी। ऐसा हम लोग आपस में कई बार चर्चा करते हैं। निसंदेह। हालांकि सारे शब्द ऐसे नहीं हैं, कुछ हिंदी के शब्द ऐसे भी हैं जिसमें स्त्री वाचक हैं, लेकिन वो ह्रस्व में है, दीर्घ में नहीं है, बट ऐसा है। तो हम धीरे धीरे बात करते हुए सर वर्तनी की तरफ आ गए, और आप अपनी चर्चा को हम चाहें तो इस दिशा में भी मोड़ सकते हैं कि वर्तनी की महत्वता, जब खास तौर से हम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हों, हाँ। उसकी क्या उपयोगिता है, उसकी क्या महत्वता है, उससे हमें कितना ध्यान रखना चाहिए। और जब हम इस पे चर्चा करें तो हमारे मन में ये भी विचार आता है कि यूपीएससी और हिंदी का क्या संबंध है। बिल्कुल। और कितना उचित संबंध है, ये भी एक बार इस पे भी चर्चा की जाए। निश्चित तौर पर जो भी विद्यार्थी सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और वो हिंदी माध्यम में तैयारी कर रहे हैं जी, तो हिंदी माध्यम में तैयारी करने के लिए सबसे बड़ी जो चुनौती है वो यही है कि आपको हिंदी की वर्तनी आती है या नहीं, हिंदी में वाक्य संरचना का ज्ञान है या नहीं जी। ये बहुत अधिक महत्व रखता है, क्योंकि आप जब मुख्य परीक्षा में अपना उत्तर लेखन करते हैं
प्रारंभिक परीक्षा में तो फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको केवल फील करना है, भरना है जो बबल्स होते हैं, जी है ना, वहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भाषा का कोई हाँ, वहाँ पर भाषा की कोई ऐसी समस्या नहीं है। जी हाँ, जी हाँ। लेकिन जब हम मुख्य परीक्षा के स्तर पर आ जाते हैं और मुख्य परीक्षा में चूंकि जितने भी विषय हैं उन सभी को लिख करके अपना उत्तर देना होता है, ऐसे में हिंदी भाषा का ज्ञान, हिंदी वाक्य संरचना, हिंदी में वर्तनी, है ना, ये बहुत अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। क्योंकि जो परीक्षक होते हैं वो परीक्षक विशेषज्ञ होते हैं अपने क्षेत्र में, और कोई भी विद्यार्थी ये नहीं सोच सकता, ये नहीं मन में भ्रम पालना चाहिए कि यदि वो कैसे भी करके हिंदी में कुछ भी लिख दे तो जो परीक्षक हैं वो अंक दे ही देंगे जी। और सबसे बड़ी बात यह है कि यदि हम इसमें सुधार करें, अपनी हिंदी की वर्तनी को सुधार लें, वाक्य संरचना हम सही तरीके से करें, जो भी व्याकरणीय त्रुटियां संभावित होती हैं उन व्याकरणीय त्रुटियों में सुधार कर लें। जैसे कि कहाँ पर एक वचन, कहाँ पर बहुवचन का इस्तेमाल करना है, कहाँ पर पुल्लिंग, कहाँ पर स्त्रीलिंग का इस्तेमाल करना है, ये जानकारी हो जानी चाहिए। तो ये सब यदि हम कर लेते हैं, मोटे तौर पर यदि इतना भी अभ्यास विद्यार्थी कर ले तो निश्चित तौर पर उसके अंकों में वृद्धि देखी जाएगी। यदि 20 अंक के सवाल है और 20 अंक में उसे पहले 3 नंबर 4 नंबर मिलता था, तो हो सकता है कि उसके अंक में वृद्धि होकर के वो 1 से 1.5 नंबर और अधिक हो जाए। यानी कि हर सवाल में यदि 1 नंबर की बढ़ोतरी होगी तो विद्यार्थी अपने स्तर पर ये गणना कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं कि उनके न जाने कितने अंक और बढ़ सकते हैं, और न जाने कितने लोगों से आगे जा सकते हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो हिंदी माध्यम में जो हम लोगों ने बीते लंबे समय से ये देखा है कि हिंदी माध्यम में जो विद्यार्थी हैं सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करने में उनकी एक जो असफलता अक्सर हाँ देखी जाती है। कई बार विद्यार्थियों के सवाल आते हैं, आपके पास में भी सवाल आते होंगे कि सर हिंदी माध्यम में जो चयन है ये कम क्यों है, क्यों इसके पीछे, क्या इसके पीछे की वजहें हैं। तो मैं इसके ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। संघ लोक सेवा आयोग के स्तर पर क्या गतिविधियाँ चलती हैं, नहीं चलती हैं, क्या उसमें पक्षपात होता भी है या नहीं होता है पक्षपात, ये डिबेट का इशू यहाँ पर नहीं है। मेरा बस ये यहाँ पर मंतव्य है जो हम लोग कर सकते हैं, जो हमें करना चाहिए उसमें पीछे ना हटें। महत्वपूर्ण यह है आयोग के स्तर पर क्या हो रहा है, आयोग के स्तर पर क्या नहीं हो रहा है, वो बेहतर है आयोग अपने स्तर पर इन चीज़ों को देखे, उसका मूल्यांकन करे। हाँ। क्योंकि इसके संदर्भ में कई बार विरोध हुए भी हैं, विरोध प्रकट भी किए गए हैं विद्यार्थियों के द्वारा, अलग अलग स्तरों पर ऐसी स्थितियां देखी गई हैं। लेकिन क्या हम अपने स्तर पर सही कर रहे हैं? सवाल यह भी होना चाहिए। सही बात। क्या जो विद्यार्थी यह दावा करता है कि हम हिंदी माध्यम में एक बेहतर विद्यार्थी हैं, तो क्या वह एक पैराग्राफ, एक उत्तर इतने अच्छे से लिख सकता है कि हाँ वो अच्छा अंक ला पाए? क्या वर्तनी त्रुटि वह बिल्कुल नहीं कर रहा है? क्या वाक्य संरचना के स्तर पर वह बिल्कुल कुशल हो चुका है? ये सवाल विद्यार्थी को खुद से भी पूछने की ज़रूरत है। और मैं ये विश्वास के साथ कह सकता हूँ विरत कि जिस दिन हिंदी माध्यम में तैयारी करने वाले विद्यार्थी जिस समय, जिस हिसाब से यदि इन सभी पहलुओं को मद्देनज़र रखते हुए अपनी तैयारी करते हैं और अपने उत्तर लेखन में सुधार लाते हैं, तो वो निश्चित तौर पर अपने यदि 1750 अंक का यह जो मुख्य परीक्षा का आयोजन किया जाता है, इसमें वे कम से कम, मैं आपको बता रहा हूँ, कम से कम 50 नंबर आगे चले जाएंगे। कम से कम की मैं बात कर रहा हूँ। और ये 50 नंबर को इतना आसान नहीं समझना है। यदि विद्यार्थी 1 नंबर 2 नंबर से फेल कर जाता है, परीक्षा में सफल नहीं हो पाता है, तो 50 नंबर उसे कहाँ से कहाँ पहुँचा सकता है, ये विद्यार्थी कल्पना कर सकता है। और ये वो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो, और ये बहुत ही छोटी, बहुत ही आसान है, बहुत ही सहज है। ऐसा नहीं है कि हाँ इसके लिए बहुत ही अधिक कोई प्रौद्योगिकी की आवश्यकता है, कोई टेक्नोलॉजी समझने सीखने की आवश्यकता है। चूँकि होता क्या है, जो अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले बात की ना, कि विद्यालय के स्तर पर जो कमियां हैं, विद्यालय के स्तर पर यदि ध्यान नहीं दिया जाता है तो आगे वो जो स्थिति है वो बरकरार रह जाती है। सही बात है। यदि विद्यालय के स्तर पर ही बच्चों को ये समझाया जाए, सिखाया जाए, ये अभ्यास कराया जाता है लगातार कि भाई पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, एक वचन, बहुवचन का मतलब क्या होता है, कहाँ पर आपको किस तरीके से वर्तनी लिखनी है ना, वर्तनी शुद्धता में आपको ध्यान रखना है। ये यदि कक्षा 10 तक अभ्यास अच्छे तरीके से हो जाता है
तो फिर वो आगे भी उस चीज़ को कैरी करता है, बहुत उसको अच्छे से फॉलो करें। करता है। जी हाँ, जी हाँ। यदि पहले ही दिक्कत है तब फिर आप आगे उसी गलती को बारंबार दोहराते रहेंगे और आपको फिर उसको सीखने में लंबा समय खर्च करना कई पड़ेगा। बार पता भी नहीं चलता है कि हम गलती कर हाँ, रहे हैं। बिल्कुल, मतलब वो बिल्कुल, इतना ज़्यादा आपकी आदत में आ जाता है कि आपको नहीं पता चलता है कि ये भी एक गलती है। मुझे वो बाद में बताता है कोई मुझे तो पता विरद चलता याद है। है, मैं अपने स्कूली जीवन की बात कर रहा हूँ। जब मैं अपने स्कूली जीवन में था, और जहाँ तक मुझे विश्वास है कि आपके यहाँ भी होता होगा, श्रुति लेख हाँ। जो है लिखवाया जाता था। जी हाँ, जी हाँ। जो शिक्षक महोदय होते थे तो वो अंग्रेजी में भी लिखवाते थे, हिंदी में भी लिखवाते थे, हाँ, क्योंकि जिस तरीके से हम लोग बात कर रहे हैं हिंदी में वर्तनी त्रुटि नहीं होनी चाहिए, वही ठीक जरूरी है अंग्रेजी में भी। जी हाँ, आप जी बेशक अंग्रेजी माध्यम के ही विद्यार्थी क्यों ना हो, हाँ। लेकिन अंग्रेजी में भी यदि आपने स्पेलिंग एरर किया है तो फिर मार्क्स कटेंगे, दिक्कत नंबर कटेंगे। है। तो ये भाषा के हर स्तर पर जरूरी है। अंग्रेजी को भी आप यूं ही कम आंक करके नहीं चल सकते। अंग्रेजी में बोलना ही महत्वपूर्ण नहीं है। अंग्रेजी में आप सही तरीके से ग्रामेटिकल एरर न करें, स्पेलिंग एरर न करें, जो सेंटेंस अरेंजमेंट है, जो सिंटैक्स है अंग्रेजी का, वो आपको समझ में आना चाहिए। वो भी हाँ। अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती है। और इसी बातों बातों में आपने एक गहन बात कही है कि श्रुति लेख वाली चीज़ को लेकर के मैं कोट कर रहा हूँ, इंगित कर रहा हूँ। बिल्कुल। जो बोलेंगे और जो सुनेंगे वही वर्तनी के रूप में, लिपि के रूप में सामने रखेंगे आप। इसलिए कोशिश भी यही करनी चाहिए कि आप, अगर आप विद्यार्थी के दृष्टिकोण से अगर हैं तो आपको चाहिए कि आप शुद्ध सुनना शुरू करें और शुद्ध बोलना शुरू करें। इससे भी काफ़ी प्रभाव पड़ जाता है और उससे भी वर्तनी में काफ़ी ज़्यादा सुधार आता है। एक दो सुझाव इस माध्यम में मैं चाहूँगा कि दूँ। हिंदी में स्कूली स्तर पर दिक्कतें तो जो सर ने बताई हैं वो हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, पर हम स्वतः से भी कुछ चीज़ें सही कर सकते हैं। जैसे अब आप बड़े हो गए हैं, अब आप स्कूल तो जाएंगे नहीं, अब कैसे सुधारा जाए के लिए मुझे लगता है कि अगर हिंदी को सुधारना चाहते हैं तो थोड़ा साहित्य की तरफ जाना पड़ेगा। सही बात। साहित्य पढ़िए, साहित्यकारों को पढ़िए। साहित्य जब आप पढ़ते हैं तो साहित्यकार की मनोदशा आपको वहाँ पर दिखाई समझ में देती आती है। उसकी मनोदशा से समाज समझ में आता है। आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, लोक सेवक बनेंगे तो लोगों के ही सेवक ना, लोक सेवक बनेंगे। और समाज की सेवा के लिए समाज की भाषा और समाज का ज्ञान, ये वहाँ से आपको मिल सकता है। आप गांधी जी को पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कि कैसे निरपेक्ष होकर के काम किया सकता है और उसमें नेतृत्व प्रदान किया सकता है, और कितना अपने जो अनुभव है उसको व्यक्त किया जा सकता है। गांधी जी के साहित्यों से आपको देखने को मिलेगा। कितना प्रसिद्ध साहित्य है गांधी जी का, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। जी सही। मैं पूरी उम्मीद है कि बहुत सारे बच्चों ने पढ़ा होगा इसे। जिन्होंने नहीं पढ़ा है एक बार पढ़ के देखें, आपको पता चलेगा कि सत्य कितना कठिन है। सही बात ये जितना आसान लगता है कि सच ही तो बोलना है, लेकिन जब बारी आती है बोलने की कि सच में सच बोलिए और हर स्तर पे सच बोलिए, तो ये इससे कठिन कार्य शायद है नहीं दूसरा, जहाँ तक मैं समझता हूँ। झूठ बोलना उसमें काफ़ी ज़्यादा आसान लगता है कि कभी भी बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। आप उसको पढ़िए। भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी को आप पढ़ते हैं तो आप उसमें राष्ट्रवाद देखते हैं। उसमें भाषा जो है वो उसकी शुद्धता को इस प्रकार से देखते हैं कि आप वहाँ से समाज को समझ पाएँ। हजारी प्रसाद द्विवेदी को पढ़िए। और इन सब को पढ़ते हुए अगर आप मुंशी प्रेमचंद जी को भूल गए तो इससे बड़ा न्याय क्या होगा। साहित्य के साथ, साहित्यकार के साथ उनको जरूर पढ़िए। वो तो बहुआयामी। तो इस तरीके के चीज़ों को जब आप पढ़ते हैं तो उसमें भी सर 2-3 चीज़ों का फ़ायदा होता है। एक तो समाज की समझ आती है। हाँ। दूसरा, आपके जो विचार हैं उस विचार को व्यक्त करने के लिए लिपि के रूप में जब आप व्यक्त करते हो, कि आपको तो वहाँ लिखना है। हाँ। आपको अपने विचार वहाँ लिख के देने हैं। मैं हमेशा अपने कई सारे स्टूडेंट से बोलता हूँ कि जो संघ लोक सेवा आयोग है उसने जो मुख्य परीक्षा का जो रखा हुआ है प्रावधान, उसमें 2 चरण हैं। एक तो साक्षात्कार है। आप जाएंगे, आपसे साक्षात्कार होगा, आपसे बातचीत होगी, पूरे पैनल आपसे बातचीत करेगा, आपको समझ जाएगा कि आप कौन हैं, क्या हैं, क्या विचार हैं। वहाँ तो आपने बोल दिया। लेकिन जब पैनल सामने नहीं है और तब वो जानना चाह रहा है कि आप कौन है, तो मैं हमेशा उसको लिखित साक्षात्कार कहता हूँ। कि मतलब वो एक तरीके से लिखित साक्षात्कार है। आप अपने व्यक्तित्व को, पूछा प्रश्न जा रहा है लेकिन जाना चरित्र जा रहा है कि आप क्या समझते हैं इससे, आपके क्या विचार हैं, इस पर विवेचना कीजिए, उस पर टिप्पणी कीजिए।
तो ये सब चीज़ें भी आपको साहित्य से बड़ी अच्छी सुनने को समझने को मिलेंगी। इसमें भी आपका बड़ा अच्छा जो है एक जिसको कह सकते हैं कि रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं जब हम लोग, तो उसमें निखार आता है, तो वो निखार आएगा। तो इस स्तर पर भी आप अपनी चीज़ों को सुधार सकते हैं। हमेशा हमें ये दोष नहीं देना चाहिए कि अब तो हो चुका ना, अब विद्यालय में जो होना था वो हो गया। हाँ, ये जरूर कर सकते हैं कि आगे आने वाले विद्यालयों में हम सुधार करें। अभी देख सकते हैं कि नई शिक्षा नीति आई है, सही बात, उसको लेकर के कई सारे राज्य एक्सेप्ट करते हैं, कहीं नहीं एक्सेप्ट करते हैं। तो उसमें जब आप जाएं कभी नीति निर्माता, नीति नियंता बने, तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखें कि शिक्षा जो है वो उसका स्तर कैसा होना चाहिए, उस शिक्षा में भाषा का स्तर कैसा होना चाहिए, भाषा में क्षेत्रीय भाषा का कितना योगदान होना चाहिए, राष्ट्रीय भाषा का कितना योगदान होना चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय भाषा कितना प्रयोग होना चाहिए। राष्ट्रीय भाषा तो फिलहाल कोई है नहीं हमारी, राजभाषा जरूर है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान ज़रूर रखा जाना चाहिए, शायद ये दिशा सही रहेगी। तो हिंदी दिवस में सर यही सारी उपयोगिताएं हैं जिस पे हम लोगों ने चर्चा करी, बातचीत करी। और इस पे तो अभी हम लोग बैठे हुए हैं और सुबह से शाम हो जाए तो बात होती रहेगी। हिंदी है ही इतनी कि कभी ख़त्म नहीं होगी। आपने ज़रूर ये कहावत सुनी होगी, हिंदी है हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा। इसमें जो हिंदी है और जो ये चर्चा हुई है इसमें जो हिंदी है, दोनों में बड़ा अंतर है। अब देखिए ये भी बारीकियां हैं जो इन्हें समझना चाहिए कि हिंदी है हम वतन है में हिंदी कौन है, और जब हम ये चर्चा कर रहे हैं कि हिंदी हैं हम, तो ये हिंदी कौन है, हिंदी भाषा का इसमें क्या महत्व है। तो ये सब चीज़ों को थोड़ा सा समझना ही आज के दिवस की उपयोगिता है, इसे समझना चाहिए। एक जाते जाते मैं सोचता हूँ कि सर के माध्यम से कुछ विशेष संदेश अगर हो जाए हिंदी दिवस पर बच्चों के लिए, कुछ विशेष संकेत, कुछ विशेष उनको आप कहना चाहें। हाँ विरद, मैं बच्चों को यही संदेश देना चाहूँगा, यही उनको सुझाव देना चाहूँगा कि देखिए, आप आज के समय में सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी में लगे हुए हैं या फिर आप किसी भी क्षेत्र में काम कर रहे हैं, तो जो हम लोगों ने शुरुआत में बातचीत की निज भाषा को लेकर के, जी हाँ, तो हिंदी को लेकर के आपके मन में जो भी भाव है, जो भी आपके मन में उसको लेकर के एक विचार शैली है, उसे हमेशा संजो करके रखने की ज़रूरत है। हिंदी आपकी अपनी भाषा है, आपकी अपनी मातृभाषा भी हो सकती है हिंदी, या फिर आप हिंदी में जब अपनी बातें अभिव्यक्त करते हैं, चाहे बोलकर या लिखकर, उसमें आप सहजता महसूस करते हैं। तो इसमें कभी भी किसी भी स्तर पर ऐसा नहीं सोचिएगा कि शायद मुझसे ज़्यादा बेहतर बाकी लोग जानते हैं या फिर बाकी लोग समझते हैं, जो कि हिंदी भाषा नहीं बल्कि अंग्रेजी भाषा में संभवतः बात करते हों और आपको ऐसा महसूस हो कि शायद हम लोग उस लायक नहीं हैं। हाँ, होता है कई। एक दिक्कत आ जाती है कि जो अंग्रेजी में बात किया, जो अंग्रेजी में बोला, वो उसे संभ्रांत मान लिया जाता है। ऐसा नहीं सोचना है, ऐसा नहीं आपको विचार करना है। भाई, आप हिंदी में पले बढ़े हैं, आपने हिंदी को महत्व दिया है। हिंदी एक महत्वपूर्ण भाषा के तौर पर मान्यता प्राप्त है, इसमें किसी को भी दो राय नहीं होनी चाहिए। हम भारत में रहते हैं, हम सभी भारतवासी हैं, तो हिंदी को लेकर के जो एक गौरव की भावना है वो आप में होनी चाहिए। और हिंदी के गौरव को कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसमें किसी भी प्रकार से कोई आँच आने पाए। तो ये आपकी जिम्मेदारी है, ये हम सब की जिम्मेदारी है कि ये अपने इस उत्तरदायित्व का वहन करें कि हिंदी को लेकर के हमेशा अपने आत्मसम्मान के साथ में आगे बढ़ें और कभी भी ऐसा महसूस न करें कि हम बहुत ही अलग हैं, अलग थलग हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। मुझे यहाँ पर विरद एक इतिहास से संबंधित एक छोटा सा संदर्भ याद आता है। बिल्कुल, कि जब हम लोग गुप्तकाल में देखते हैं, आपने भी पढ़ाया होगा बच्चों को, कि जब गुप्तकाल में हम लोग बात करते हैं तो संस्कृत को एक संभ्रांत भाषा के तौर पर माना जाता था और संस्कृत में ही सामान्य तौर पर जो बातचीत होती थी और सामान्य तौर पर जो प्राकृत भाषा आदि थी, इसको एक दोयम दर्जे का या फिर निचली श्रेणी की भाषा मानी जाती थी। जी, आज की स्थिति थोड़ी अलग है। आज की स्थिति में अंग्रेजी को लेकर के एक, जबकि अंग्रेजी खुद नहीं कहती है कि मैं एक संभ्रांत भाषा हूँ। जो अंग्रेजी में बातचीत करने वाले लोग हैं,
मैं ये भी नहीं कहूँगा कि जितने भी बातचीत करने वाले लोग हैं, जितने भी अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थी हैं, जितने भी अंग्रेजी माध्यम में काम करने वाले लोग हैं, वो सभी अपने आप को इलीट मानते होंगे जानबूझ करके, ऐसा भी नहीं है। लेकिन कई बार ऐसी स्थितियाँ जब सामने आती हैं तब फिर लगता है कि शायद कहीं ऐसा तो नहीं कि हाँ वो अपने आप को इलीट दर्शाने के लिए। आपने कभी ऐसा देखा होगा और दर्शकों ने भी कभी ऐसा महसूस किया होगा कि जब गुस्सा ज़्यादा आ जाता है किसी को तो फिर वो अंग्रेजी में वो अपनी बातें कहता है कि भाई देखो मैं तुमसे कितना अव्वल दर्जे में हूँ, मुझे अंग्रेजी आती है, मैं तुमसे ज़्यादा शिक्षित हूँ। तो भाषा का मतलब यह नहीं है कि आप ज़्यादा शिक्षित हैं और सामने वाला जो व्यक्ति है वो कम शिक्षित है। भाषा का मतलब ये है कि आपको भी अपनी अभिव्यक्ति की जानकारी है और उसे भी अपनी अभिव्यक्ति की जानकारी है। वो अपनी भाषा में अभिव्यक्त कर रहा है, आप अपनी भाषा में अभिव्यक्त कर रहे हैं। तो कहने का जो सार है वो यही है कि आप हिंदी के गौरव को बनाए रखिए, हिंदी को महत्व दीजिए, हिंदी का सम्मान रखिए। बस ये नहीं करना है कि हिंदी को लेकर के इस तरीके से उसके साथ पेश आना है कि हम बिल्कुल शुद्ध हिंदी, तनिक भी अंग्रेजी का इस्तेमाल नहीं करेंगे और बिल्कुल शुद्ध हिंदी को ही हम केवल अपनाएंगे। उससे हिंदी का महत्व बढ़ेगा नहीं बल्कि घटेगा। आप उसको प्रायोगिक भाषा के तौर पर इस्तेमाल में लाइए। आप हिंदी के साथ एक आत्मीयता के साथ पेश आइए। निश्चित तौर पर हिंदी का उत्थान निश्चित हमेशा होता रहेगा। तो भाई भाषा को लेकर के इस तरीके की चीज़ों को ज़रूर आप सहेजिएगा। सहेजने से आपकी संस्कृति का अपने आप में वो सहेज जाएगी, वो अपने आप बढ़ने लगेगी, आगे खिलने लगेगी, आगे चलने लगेगी। तो इन्हीं सब चीज़ों का ध्यान रखना है हम लोगों को हिंदी दिवस में। इन्हीं सब चीज़ों को हम लोग याद रखते हैं। फिर मुलाकात करेंगे इसी तरीके की किसी चर्चा में, किसी अन्य महत्वपूर्ण विषय पर या फिर अन्य महत्वपूर्ण दिवस पर। अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।